गुड मॉर्निंग गाइस, मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स के डिजिटल पोर्टल मोना जयंती पहाड़पानी पुड़गांव के डिजिटल पोर्टल पर। गाइस, क्लास 7th अवर पास्ट का चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सुल्तान्स की हम चर्चा कर रहे थे। तो आपने देखा कि किस तरह से गैरीसेन से उनका साम्राज्य आगे को बढ़ते चले गया, चाहे तुगलक हो चाहे लोधी हो। इनके बारे में, इनकी डायनेस्टीज़ के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। गाइज, आज इसका जो पहला कोटेशन है, ये चैप्टर आज यहीं फिनिश हो जाएगा और मंडे को हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अ क्लोजर लुक। अब देखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशंस एंड कंसोलिडेशंस अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स, अर्थात खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नज़दीकी से अगर हम एक नज़र डालें तो क्या था। तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। अगर मैं बात करूं तो इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। गाइज, इनने स्लैव्स रादर देन सन्स, अर्थात बेटों से बढ़कर गुलाम को भी इन्होंने चिन्हित किया। वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो तर्क थे इनके, या उनको आगे किया था। इन्हें सलाह दी जाती थी कि जिन गुलामों को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलते हैं। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होते हैं, ऐसा इनका अपना मानना था। गाइज, द खिलजीज एंड तुगलक जो थे, खिलजी एंड तुगलक, इन बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति, सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके अधिक उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के सामने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही नए पुराने सरदारों के बीच टकराव शुरू हो गए। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग था, उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रावधान में थी। जैसे फारसी त्वारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की थी। जैसे हम अब मैं देख रहे हैं, ऑफिशियल ऑफ द सुल्तान मोहम्मद तुगलक की अगर बात करें तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक एक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाले को कलाल कहते हैं, फिरोज हजाम नामक नाई नामक, तवाक नामक बावर्ची और लड्डू तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक और नाश और शासन करने की अक्षमता को भी दर्शाया है, या हम कहें तो इसको उन्होंने दोहराया भी है। तो सुल्ताने की तरह खिलजी तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के नियुक्त किया। वे इलाके इक्ता कहलाते थे। क्या कहलाते थे? इक्ता कहलाते थे। उन्हें संभालने वाले अधिकतर जो लोग थे वो कई तरह के डिसीजंस लेना आरंभ कर देते थे। सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती, इलाकों में राजस्व की वसूली, राजस्व के रूप में मिली रकम से वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने के लिए सबसे प्रभावी जो तरीका रहा था, उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई इक्का थोड़े थोड़े समय के लिए ना मिले, ऐसा भी उन्होंने किया था, या आगे को वो लोग चले हुए थे। गाइस, जैसे जैसे ये चीज़ें आगे को बढ़ी तो हमने देखा कि वहाँ बहुत सारी और चीज़ें आई। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया।
स्थानीय सामंतों ने कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी में रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता है, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता है। मवेशियों पर और घरों पर, यानी कृषि, मवेशी और घरों पर, इन 3 पर उस समय कर होता था। यह याद रखना जरूरी है कि उस महाद्वीप में काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों और अधिकारों से बाहर ही था। दिल्ली में से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। दक्षिण भारत की विजय के तुरंत पश्चात भी ये चीज़ें आगे को बढ़ते चले गई थी। मैदानी इलाकों में भी हम इनको समझ निकले थे, मगर जो चीफ्टेंस एंड देयर फोर्टिफिकेशंस, अर्थात सरदार और उनकी जो किलेबंदी थी, वो कहीं ना कहीं अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए इब्न बतूता ने बतलाया। सरदार कभी कभी, जो इब्न बतूता था 24 सबसे पहले इंडिया आए थे, वो उनने इन चीज़ों का आरंभ किया। द मंगोल्स, जो चंगेज खान थे, उनके नेतृत्व में मंगोल ने 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सियन, यानी आधुनिक जो अभी वर्तमान की बात करें उज्बेकिस्तान है, हमला किया। शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धाव बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालने प्रशासन के लिए भी भारी चुनौती थी। सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना भी किया। देखिए गाइस, आगे को ये जो पैरामीटर आ रहे हैं आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें जो चीज़ें हैं या फिर इसमें जो तर्क हैं वो लेकर ये कैसे कैसे आगे बढ़ते। अलाउद्दीन खिलजी के में क्या है, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में क्या है। और अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए सीरी नामक का एक नया गैरिशीन शहर बनाया और पेट भरने की समस्या को दूर किया। उन्होंने गैरिशन से स्थान दिल्ली के तन्य चीज़ों को, विभागों को जोड़ा, इसमें आगे करा। इस चार्ट को आप अच्छे से देखिएगा। अब गाइस इसके बाद बात आती है 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत कैसे आगे बढ़ा। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थीं, राज्य फल फूल रहे थे। इसी काम में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे थे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे और उनका जो शासन था बहुत ही कुशल था, सुव्यवस्थित तरीके से रहा। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके में प्रबंधन का कार्य जो है वो स्टार्ट कर दिया था। आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक को चुनौती देकर परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकतर करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर वंश के केवल 15 वर्ष यानी 1540-1555 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। इन चीज़ों को लेकर भी चीज़ें बढ़ी हुई थी। 3 श्रेणियाँ थी, ईश्वरीय नीति, नाइट और धर्मयुद्ध। ये 3 श्रेणियों में 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस से चीज़ें आगे को बढ़ी थी और आगे को ऐसे से हुआ था। सो गाइज़ ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। आई होप कि आप इसको समझेंगे और कोई आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल वाया मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। मंडे को हम चैप्टर नंबर 4 में पहुंचेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइज़।